Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. Hopefully you have watched the session part 1, 2 and 3 wherein I have completed solving the questions of NDA 2 2021 Mathematics Set A paper right from question number 1 till the question number 60. तो ये हमारा जो सेशन है ये स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 से. Once again, let me recall that I am solving the questions of NDA 2 2021 Mathematics Set A paper in serial order wise. Okay, तो ये है 61 क्वेश्चन. तो क्वेश्चन जो था ये बेस्ड ऑन द 3D concepts of geometry था. देखते हैं क्वेश्चन क्या था. The locus of a point where the point P is x, y, z which moves in such a way that z equal to 7 is a what z इक्वल टू 7 क्या होता है. ये एक प्लेन होता है. इट विल बी प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. तो ये तो क्लियरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था. आपको पता है z इक्वल टू k इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. तो अभी अगर आप लोकस बनाओगे जो कि एक पॉइंट मूव हो रहा है सच दैट ये प्लेन के रिस्पेक्ट में उन्होंने बताया कि लोकस बन रहा है, तो वो पॉइंट जो मूविंग पॉइंट का जो लोकस रहेगा वो लोकस अगर सच वे दैट z इक्वल टू 7 के कंपैरिजन में पक्का वो क्या रहेगा, पैरेलल ही रहेगा, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन रहेगा. सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 3D ज्योमेट्री. पहला स्टेटमेंट दिया गया था, देयर इज अ लाइन इन अ स्पेस कैन हैव इन्फिनेटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज. यस, इट्स ट्रू. सेकेंड पूछा गया था, इट इज पॉसिबल फॉर अ सर्टेन लाइन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. yes, it is possible. For instance, so I'll be justifying you these two statements that both these statements are correct. कैसे, पहली बात तो मैं बताती हूँ, what are the direction ratios. Before the direction ratio, you people already know that what are the direction cosines, the DCS. आपको पता है cos alpha equal to L, cos beta equal to M, cos gamma equal to n. ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से. दीज आर व्हाट, द DCS ऑफ ए लाइन इन 3D, राइट. और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, दीज आर द प्रोपोर्शनल वैल्यूज. L by A, M by B, N by C इक्वल टू सर्टन कांस्टेंट के. यहाँ पे ये ABC क्या है, दीज आर द DRS, right. So these are just the proportional values to the direction cosines, so these can be many. You know that in numbers, like you know that half can be written as 2 by 4, it can be written as 3 by 6 and so on. Infinitely many तरीके से लिख सकते हैं ना. तो ये वही बात हो गई कि डायरेक्शन रेशियोज ये जस्ट प्रोपोर्शनल वैल्यूज है. दिस कैन बी फॉर्मुलेटेड मेनी. देयरफॉर ये जो पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट ऑन द नेक्स्ट लाइन. ओके, क्या बोला है उन्होंने, इट इज पॉसिबल फॉर अ सर्टेन लाइन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ DCS. आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, आपने पढ़ के रखा है एनसीईआरटी में, प्रूफ भी किया इसका, है ना. इसका एडिशन क्या होता है, 1 होता है. बट ये एडिशन को हम कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा लिख सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, उन्होंने पूछा है. So we have to find, is it possible for a certain line. Yes, it is possible. Consider z-axis. So for z-axis we know that L equal to 0, M equal to 0, N equal to 1. So clearly we can write this as 0 square plus 0 square plus 1 square equal to 0 plus 0 plus 1, which is the same 1. So hence ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट है. बिकॉज दे सेड इट इज पॉसिबल फॉर सर्टन लाइन का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जेड एक्सिस, है ना. तो यस, सो दैट इज दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क्या है इसका, सी करेक्ट है. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 63 पे. द एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 3, 4 एंड 2, -5, 6 इन इंटरनली एक्सटर्नली. तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द डिवीजन ऑफ द what the line segment which is divided because of the plane. तो ये तो 3D का है. यहाँ पे सिंपल सा था, आपको पता है यहाँ पे एक उन्होंने दो पॉइंट्स दे के रखे हैं -1, 3, 4 और दे के रखा है 2, -5, 6 और यहाँ पे एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है, राइट. ये प्लेन कौन सा है, उन्होंने बोल के रखा है एक्स वाई प्लेन. तो ये प्लेन का
जो पॉइंट रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कैसे रहेगा एक्स वाई प्लेन का, सर्टन ए कॉमा बी कॉमा जीरो में रहेगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली ये पॉइंट क्या हो गया फिर, ये पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स तो इसी तरह से कुछ होगा, क्योंकि ये पूरा प्लेन के पॉइंट्स इस फॉर्म के रहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। तो ये पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मैं क्या लूँ, इसको मैं इस फॉर्म में ले सकती हूँ, ए कॉमा बी कॉमा जीरो। अभी मुझे पता करना है डिवीजन, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग मान लेते कि ये डिवीजन है, समझो k इज टू वन, से द डिवीजन इज इन द रेशियो k इज टू वन, से द डिवीजन रेशियो बी, मैं सिंपल भाषा में लिख रही हूँ, से डिवीजन रेशियो बी k इज टू वन। तो अभी हम नॉर्मल इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इंटरनली है तो हमें सही से आंसर मिलेगा, अगर एक्सटर्नल होगा तो क्या होगा पता है, अपोजिट साइन में मिलेगा। वही है हिंट यहाँ पे। तो हम तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ पे हमने गौर क्या किया, ए बी तो अननोन है बट जीरो तो नोन है ना, जेड कोऑर्डिनेट, तो डायरेक्ट हम जेड कोऑर्डिनेट का लगाएंगे फॉर्मूला। तो जीरो इज इक्वल्स टू, आपको पता है ये फॉर्मूला कैसे जाता है ना, के इंटू सिक्स, सिक्स इंटू के, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर है जेड कोऑर्डिनेट, प्लस वन इंटू फोर अपॉन डिवीजन रेशियो क्या है k प्लस वन। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमें, 6k प्लस फोर अपॉन k प्लस वन, है ना। आगे की लाइन पे लेते हैं इसको, तो जीरो इज इक्वल टू 6k प्लस फोर हो गया। तो ये हमें क्या दे रहा है, 6k इज इक्वल टू माइनस फोर, दैट इज k इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। तो ये निगेटिव वैल्यू क्या बता रही है, सिंस k इज निगेटिव, k इज निगेटिव, तो ये हमें क्लियरली बता रही है कि जो डिवीजन है k इज टू वन इज एक्सटर्नल डिवीजन है। ये कौन सी डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो ये एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हो रहा है, नेचर क्या है इसका, एक्सटर्नल डिवीजन, एंड इन द रेशियो 2:3। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 64, बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड था। इस बार के 3D के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे एनडीए टू 2021 में, जस्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थे। ठीक है, ओनली दोज वेर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3D ज्योमेट्री। देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 64th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पेयर्स ऑफ द रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कितने होंगे, 8 ही तो होंगे ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्पेयर, स्पेयर आता है 3D में, राइट। और 3D के आपको टोटल प्लेन पता है कितने हैं, टोटल प्लेन, टोटल देर आर 8 quadrants in 3D. We know the, in 3D we know that there are how many planes, there are 8 quadrants. So एक certain radius का हमें स्पेयर लेना है। So for certain radius, right, for certain radius touching the coordinate axis वाला स्पेयर कितने हो सकते हैं, so there can be 8 such spheres, 8 such spheres touching coordinate axis, touching coordinate axis। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था और इसका भी ऑप्शन क्या था, सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा, 65 क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ क्यूबॉइड विथ बेस ए बी सी डी। यहाँ पे देख के रखा है ए का कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट्स एंड जी के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं। नाउ दिस है, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए जी, ए बी एंड ए जी के बीच का एंगल देखे रखा है, तो ए बी में हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है, बी है, और ए जी में ए और जी दोनों भी है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का एंगल देखे रखा है अल्फा, और बोला गया है जो बीटा है, बीटा इज द एंगल बिटवीन ए सी एंड ए जी। उन दोनों के लिए भी हमारे पास वर्टाइसेस देखो, ए है, सी है, ए और जी है ना, सब कुछ है नोन। सिर्फ हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ कॉस टू अल्फा, कॉस टू बीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कॉस टू अल्फा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमें 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन करके मिलेगी, और कॉस टू बीटा की वैल्यू भी उसी तरह से 2 टाइम कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन करके मिलेगी। तो इन दोनों को मैं एक्चुअली ऐड कर लूँ तो मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, सो वी शैल फाइंड व्हाट, वी शैल फाइंड, क्या फाइंड करना है लिख देते फटक से, हमें फाइंड करना है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम कॉस स्क्वायर बीटा माइनस टू की वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सिर्फ आई जस्ट वांट कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू, जो कि मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अल्फा इज एंगल बिटवीन ए बी एंड ए जी। तो आपको पता है व्हेन देयर इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेदर वो 2D में हो 3D में हो, उसका हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके सिंपल से कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम केस ट्रू है ए सी एंड ए जी के लिए, सिंपल सी चीज़ है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। अभी सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम ए बी वेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं।
ठीक है, ए बी वेक्टर को फाइंड आउट कर लेते। तो ए बी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा आपको, आपको पता है बी बार माइनस ए बार करके। तो यहाँ पे क्या दे रहा है 12 - 0, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये क्या है 12 आई कैप, बाकी सब 0 0 है। ठीक है, फिर हमें चाहे क्या चाहिए, ए जी चाहिए, ए जी वेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, जी बार माइनस ए बार करके मिलेगा। तो जी वेक्टर और ए वेक्टर पे यहाँ पे अभी गौर करो, जी और ए पे। तो ये है हमारा जी पॉइंट और ये है ए, तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे आ रहा है 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। सही बात है, ये हो गया। हमें क्या चाहिए, कॉस ऑफ अल्फा। हमें पता है कि बाय डॉट प्रोडक्ट, राइट, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू वेक्टर्स is what the magnitude of the vector, right, the product of the magnitude of the vectors into cosine of the angle between them। यहाँ पे एंगल क्या था अल्फा, तो कोसाइन ऑफ अल्फा। बट हमारे पास ये वैल्यूज है क्या, नहीं है, तो ये फटाफट से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी डॉट ए जी कर लो, इनका डॉट कर लो, देखो यहाँ पे बाकी है तो इधर 0 जे है 0 के है ना, ये तो 0 0 है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 144 इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लो फटाफट से, ए बी का मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए जी। आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट, ए बी का क्या हो जाएगा 144 अंडर द इसका अंडर द रूट ऑफ 144 जो कि 12 ही होगा, है ना। मैग्नीट्यूड मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या आपके लिए, ओके, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग आई राइट इन डिटेल। इनटू ए जी का उस तरह से लिखो अंडर द रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इंटू कोसाइन अल्फा, तो ऐसे ही रहेगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये 144 इक्वल टू, ये तो आएगा 12 इंटू ये 12 का स्क्वायर 144, फिर ये 36 और ये कितना 16, ये ऐड कर लो कितना होता है, देख लो इसका आंसर, ये आ रहा है 196, और 196 का स्क्वायर रूट आपको पता है 14, तो 14 इंटू ये हो गया कॉस अल्फा। तो अभी इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये होगा 12 12 जा, है ना, फिर ये 2 6 जा 2 7 जा, तो मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जा रही है यहाँ पे 6/7। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करके रख लेती हूँ, कॉस अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली 6/7। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अभी कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस बीटा कैसे मिलेगा हमें, ए सी और ए जी के वेक्टर के बीच का वो एंगल है, तो हमें क्या चाहिए, ए सी वेक्टर चाहिए, निकाल लेते हैं उसको सी बार माइनस ए बार करके, है ना। देखो यहाँ पे मार्क करते हैं, ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो 12 - 0 12 आई कैप और 6 जे कैप मिलेगा, बाकी का तो थर्ड तो 0 है, वो भी लिख देती हूँ। देन व्हाट डू वी वांट, ए जी, ए जी तो हमने ऑलरेडी निकाला है ना, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको एक बार। ए जी क्या है हमारा 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखना है हमें, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ए सी वेक्टर इन डॉट विथ ए जी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए जी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कौन सा था एंगल उनके बीच में, बीटा था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डाल दो, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे 12 × 12 144 प्लस 6 × 6 36, बाकी का 0 है वैल्यू, इक्वल टू, लेट्स राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर AC, इट्स अंडर द रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, राइट, इनटू अंडर द रूट ऑफ AG का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका हमने निकाला है ना। टोटल एडिशन इसका कितना आ रहा, हमें इसका एडिशन आ रहा 196, है ना, 196 इंटू कॉस बीटा। तो ये लिख लेते 144 प्लस 36, ये कितना हो रहा है यहाँ पे 180 हो रहा है, इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो रहा है देखो अंडर द रूट ऑफ 180 हो रहा है ना, अंडर द रूट ऑफ 180। सो अंडर द रूट ऑफ 180 इंटू ये क्या है 14 इंटू कोसाइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें मिल रहे हैं, तो ये आगे की लाइन पे हम लोग ले लेते हैं। वी गॉट द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा एज 180 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 180 इंटू 14। तो एक्चुअली ये हो जा रहा है अंडर द रूट 180 अपॉन 14। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक रख देते कॉस बीटा। सो नाउ हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था अभी, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा -2, ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि हमें फाइनल आंसर देगा इसका। ठीक है, मैंने आपको निकाल के बताया है ना। तो 2 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा, अभी कॉस अल्फा की वैल्यू जो हमें मिली थी वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, कॉस अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली थी 6/7, तो ये हो जाएगी 36/49 प्लस 2 टाइम कॉस स्क्वायर बीटा डालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना, -2। तो इसको हमें अच्छे से सॉल्व करके लेना है ताकि मिस्टेक ना हो एंड वी विल गेट दी आंसर करेक्टली।
तो यहाँ पे 196 है हमारे पास, ये 7 का स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 49, 9 4 30, एक बार चेक कर लो, 49 × 4 कितना होगा, या ये तो 196 होगा। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकती हूँ, है ना, एलसीएम 196 लेंगे हम लोग एलसीएम को। तो 196 एलसीएम में लेने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 4 से, है ना। तो 4 2 8, और ये था 36 यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 36 × 8 आपको करना है, 36 × 2 तो कर लिया, 72 × 4 कर लो, 4 2 8, 4 7 28, तो ये हो गया 288 इन द न्यूमरेटर, प्लस यहाँ पे तो 2 × 180 कितना हो जाएगा, 360, फिर ये माइनस यहाँ पे 196 × 2, 392 होगा, ठीक है। तो टोटल डिवीजन, डिनोमिनेटर जो हमने एलसीएम कॉमन किया, हमें क्या मिला, 196। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, इट्स इजी, यू विल गेट 256, और डिनोमिनेटर है हमारा 196, ठीक है। तो अभी इनको देखो हम, वी कैन डिवाइड दिस नाउ, right, 256 we can divide it by 2 stable, 2 8s are, 2 1s are, 2 2s are, 2 8s are, then this here 2 9s are 18, 2 2 8s are 16, then again divide by 2, 2 6 are, 2 4s are, और ये 2 4s are, 2 9s are, तो 64/49 हमें फाइनल आंसर मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है हमें, ऑप्शन बी। ठीक से देख लो कैलकुलेशन, ओके, इट्स इजी ओनली, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। समझ में तो आ गया होगा आपको, प्रोसेस सिंपल था, है ना, सिर्फ हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट की जस्ट कंसेप्ट ऑफ वेक्टर से। इफ यू नो द टू वेक्टर्स एंड देयर मैग्नीट्यूड्स, जस्ट वेक्टर पता होने से सफिशिएंट है, आप डॉट प्रोडक्ट लगा के उसमें ही आपको मैग्नीट्यूड वगैरह सब सब्स्टिट्यूट करके कॉस अल्फा कॉस बीटा मिल गया, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो इतना आसान सा ये क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमें क्या आया, ऑप्शन बी। तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 66। लेट A, B and C be unit vectors such that A cross B is perpendicular to C। तो यहाँ पे बोला क्या गया, ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स A B C, इनका मैग्नीट्यूड है 1, क्योंकि ये है यूनिट वेक्टर्स। और एक बात उन्होंने बोली है कि ये जो A क्रॉस B वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर टू C है। मतलब किसी और लैंग्वेज में बोलूँ तो C क्या हो गया, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी हुआ, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं रिकॉल करती हूँ, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये जो आता है, ये वेक्टर रिजल्टेंट आता है जो कि परपेंडिकुलर रहता है। सो हियर द वेक्टर सी, दिस इज द वेक्टर सी सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स ए एंड बी, है ना। सी, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो ये दे के रखा है हमें, और बोला गया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर है। एंड नाउ दे आस्क्ड अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। पहला उन्होंने दिया ए क्रॉस बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू सी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो वेक्टर दे के रखे हैं, तो ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का काम कौन कर रहा है, बंदा सी वेक्टर ही कर रहा। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, तो इन्होंने क्या दिया, इसको सिर्फ साइन थीटा इंटू सी दिया, बन गई ना बात, है ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू सी, ये तो सही है, बेसिक डेफिनेशन पे ये क्वेश्चन था, ठीक है, पहला तो सही है। व्हाट अबाउट द सेकंड, सेकंड भी सही है। बॉक्स प्रोडक्ट क्या रहेगा, उनका जीरो रहेगा, बिकॉज दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। आप जब वो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के आप डेफिनेशन पढ़ते हो, ये वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड ए वेक्टर रहता है, एंड दिस एबीसी वेक्टर आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर के हिसाब से ये बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो गया, ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, ये जीरो हो गया। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, एज पर द डेफिनेशन इट्स करेक्ट। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। इफ ए बार प्लस सी 3b बार इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप, ए वेक्टर और 3b वेक्टर का एडिशन है 3i कैप माइनस जे कैप, और 2a प्लस b का एडिशन है i कैप माइनस 2j कैप, देन दे आस्क्ड व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया, सिंपल सा था ये। हमारे पास जैसे कि समझ लो दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से समझ लो, बट वेक्टर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर से हमें काम करना है। तो 2a और b करके दूसरा वेक्टर है जो कि देके रखा है i कैप माइनस 2j कैप।
आपको क्या चाहिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए, है ना। तो आपको सिंपली क्या चाहिए, वेक्टर्स ए एंड बी चाहिए, तो वो तो आप इन दोनों को सॉल्व करके कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो वी जस्ट नीड टू सॉल्व 1 and 2 हियर। कैसे सॉल्व करेंगे, आप समझ लो कि ये लीनियर इक्वेशन है, वैसे सॉल्व करो। ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, फर्स्ट इक्वेशन को। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, वी वुड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो ये क्या हो जाएगी, 2a + 6b इक्वल टू 6i कैप -2j कैप। अभी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं बोलती हूँ थर्ड इक्वेशन, नया बनाना ये। तो नाउ आई वुड राइट इक्वेशन नंबर 3 - 2। ओके, तो ये क्या देगा, मैं एक बार लिख लेती हूँ, वेक्टर क्या थी, 2a + 6b इक्वल टू 6i - 2j। ये था वो इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन था ये था, इसके नीचे लिख लेते ताकि हमें आसान हो जाए सॉल्व करने में, है ना। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते, 2a - 2a वेक्टर 0a वेक्टर हो गया, 6b - b वेक्टर ये क्या हो गया, 5b वेक्टर हो गया, और 6 - 1 कितना हो गया, 5i आई कैप हो गया, और जे कैप तो 0 हो गया यहाँ पे। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, देखो वेक्टर बी हमें मिल गया आई कैप करके। अगर वेक्टर बी हमें मिल चुका है तो वेक्टर ए को हम पता कर सकते हैं, या तो 1 या तो 2 इक्वेशन थे। तो हम लोग लेंगे इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 से हमें वेक्टर ए को पता करना है, जो कि है 3i कैप -j कैप -3b वेक्टर। तो ये क्या हो रहा है, 3i कैप -j कैप -3b, बी क्या मिला, हमें आई मिला, तो ये -3i मिल रहा। तो आई आई तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -j कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। तो ये मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। अभी हमें काम करना है एंगल के लिए, तो मिल जाएगा हमें एंगल अभी आसान से। तो वेक्टर ए लिख लेते हैं, वेक्टर है -j कैप, और वेक्टर बी हमें क्या मिला है, आई कैप। तो अभी लिखना है डेफिनेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। तो ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे जे नहीं है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया वेक्टर ए का, √(-1) का स्क्वायर, वो तो 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या हो गया, 1 √(1² इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये क्या है, 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू कोसाइन थीटा। तो ये क्या बोल रहा, कोसाइन थीटा इक्वल टू 0 कब आता, कोसाइन थीटा इक्वल टू 0, क्लियरली दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बाय द वे आपको यहाँ पे ही पता चल रहा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि एंगल क्या है, एंगल आपको पता चल जा रहा है π/2 है। तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो, बट ये डेफिनेशन जैसे कि प्रोसेस हो गया आपके लिए समझने के लिए, है ना। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज डी फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। इफ a plus b is a perpendicular to vector a and the magnitude of b is twice that of a। क्या बोला एक बार लिख लेते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, लिखने से आसान होता है। एंड magnitude of b is twice that of magnitude of a, मतलब magnitude of vector b is twice that of magnitude of a, ये बोला गया है। तो पूछा है what is the value of 4a plus b vector in dot with vector b equal to। एक्चुअली ये है क्या, पहले तो ये निकाल लेते, ये है क्या, एक्चुअली ये है वेक्टर 4 टाइम्स a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट b, जो कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, बी का स्क्वायर होता है ना। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, बी डॉट बी, बी वेक्टर हमारे पास नोन है इन टर्म्स ऑफ ए, और हमारे पास ए डॉट बी वैल्यू नोन है क्या, वो हम पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे, गिवन से। तो हम लोग अभी आगे की लाइन पे यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमारे पास, सिंस वी नो दैट वेक्टर ए इन डॉट विथ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्यों भला, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। तो अभी इसको सॉल्व कर लो एक बार, क्या दे रहा है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, राइट, प्लस ए डॉट बी इक्वल टू 0। मतलब ये हमें क्या दे रहा, मैग्नीट्यूड आई मीन ए डॉट बी इक्वल टू, ये हमें क्या दे रहा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ये हमें दे रहा, राइट। सो नाउ वी वुड गो बैक, इसको मैं यहाँ पे मार्क की ना क्वेश्चन मार्क, यहाँ से हम लोग इसको उठाते, देयर 4 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया, कैलकुलेट कर लो इसका वैल्यू, यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या है, ये लिखो -4 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
क्या बोला था उन्होंने, ट्वाइस दैट ऑफ ए बोला था ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका होल स्क्वायर, राइट। ये क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं, देख लो यहाँ पे, -4 + 4 जीरो, तो इसका आंसर क्या है फिर, ऑप्शन ए है। क्लियर है, सिंपल था, गिवन को यूज करना था आपको बस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। लेट ए बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर बोला है मतलब स्केलर प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये वही भाषा में है, वही है, दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, आपको पता है ना। तो ये उन्होंने ये दे के रखा है और बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट। पहला उन्होंने पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ कोप्लेनर विथ ए एंड बी। देखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये भी देखते हैं, हमें पहचानना है कि कौन से करेक्ट है इसमें। तो पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रिमाइंड करना होगा सर्टेन नॉलेज अबाउट दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। पहली बात तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो आपने जब ये डेफिनेशन पढ़ा होगा ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो आपने इस तरह से पढ़ा होगा, वेक्टर ए क्रॉस विथ बी क्रॉस सी। तो तभी हम क्या बोलते थे कि ये जो वेक्टर्स है, ये जो टोटल वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर विथ द वेक्टर्स, कोप्लेनर विद द वेक्टर्स बी एंड सी। बट अभी हमारे पास केस कैसा है, नाउ वी हैव द केस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। तो यहाँ पे ये क्लियर है, ये कैसा रहेगा फिर, यहाँ पे दिस इज द वेक्टर विच इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी रहेगा। सो इज कोप्लेनर विथ कोप्लेनर विथ ए एंड बी। तो जस्ट आपका जो डेफिनेशन आपने पढ़ के रखा है, डेफिनेशन पे था ये, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे क्वेश्चन था कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या रहता है, कोप्लेनर विथ बी एंड सी का रहता है। तो अगर इस तरह से हमने डिफाइन किया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिफाइन किया, तो ये जो वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये मैं पूरे वेक्टर की बात कर रही हूँ, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर क्या रहेगा, कोप्लेनर विथ ए एंड बी रहेगा। तो ये तो पहला तो करेक्ट ही है, फिर जस्ट डेफिनेशन है वो, ठीक है। ठीक है, आगे क्या बोला था उन्होंने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, कोप्लेनर है और परपेंडिकुलर हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। ये परपेंडिकुलर होने का रीजन क्या है, ये गिवन एबीसी उन्होंने क्या बोला था, कोप्लेनर बोला था, है ना। एबीसी उन्होंने कोप्लेनर बोला था, तो ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कोप्लेनर विथ ए एंड बी है, ये सही बात है। और ये जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी भी रहेगा। तो बाय कंसेप्ट क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 70। इफ द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर, ए एंड बी के पोजिशन वेक्टर देखे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। और वेक्टर कैसे मिलेगा, सिंपल पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पे लगानी है आपको। आपको सिंपल पोजीशन वेक्टर जो फाइंड करना होता है ना ए बी के लिए, कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करके निकालो। फिर आई का यहाँ पे 1 है, 1 माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2 प्लस 1, ये हो जाएगा आई कैप। और ये क्या है, √2 + 1, √2 + 1 माइ, यहाँ पे इसका जे माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, +1 जे कैप। तो ये कैलकुलेट कर लेते, ये क्या है, 2 माइनस √2 आई कैप प्लस √2 + 2 जे कैप। ये है हमारा वेक्टर जिसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो हमने अभी वेक्टर ए बी तो निकाल लिया। सो ऑन द नेक्स्ट लाइन लेट अस कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी, नाउ इट्स अंडर द रूट ऑफ, राइट, यू नो द फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे आएगा अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस √2 दी होल स्क्वायर, ये आई का कोइफिशिएंट है, प्लस जे का कोइफिशिएंट क्या है, √2 + 2 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको a + b दी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ, ये आएगा 4 माइनस 4 √2 + 2, फिर प्लस इसका लगाओ फॉर्मूला, ये आएगा 2 + 4 √2 + 4। देखो ये तो कैंसिल हो गया रूट वाला, अंडर द रूट क्या मिल रहा हमें, अंडर द रूट हमें क्या मिल रहा, 4 + 4 8, 8 + 4 12, √12 का वैल्यू होता है 2 √3। तो यस, इसका आंसर क्या है फिर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। इफ
y is equals to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8 into 1 plus x to the power 16 देके रखा है। वाह, प्रोडक्ट ऑफ सच 5 टर्म्स। और पूछा गया है dy by dx at x equal to 0। बहुत आसान क्वेश्चन एंड इट इज क्लियरली फ्रॉम द एनसीईआरटी। सिंपल क्या कंसेप्ट है इसमें, क्या लगाएंगे हम, लॉग लगाएंगे। ऐसे तो इसको इंटू करके बैठेंगे तो पेपर का मैथ्स का ही पूरा आपका टाइम खा लेगा पूरा पेपर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको लॉग अप्लाई करना है। अप्लाई लॉग टू दी गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे के रखिए अप्लाई करो लॉग, तो ये देगा लॉग ऑफ y इक्वल टू, लॉग जैसे अप्लाई करोगे ये सब प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log of 1 plus x to the power 4 plus log of 1 plus x to the power 8 प्लस log of 1 plus x to the power 16। अभी इसको इतना सारा लिखते नहीं बैठना आप एग्जाम में, शॉर्ट में सॉल्व करना। अभी आपको करना क्या है, dy by dx निकालना है। चलो निकालते dy by dx। log of y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by y इंटू dy by dx इक्वल टू log of 1 plus x का क्या होगा, 1 अपॉन 1 plus x प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल है ना, क्योंकि ये फिर से फंक्शन है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अदर का लिख देंगे हम 3x टू दी अच्छा सॉरी 4x टू दी पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस ये क्या आएगा 8 इंटू एक्स टू दी पावर 7 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 और ये क्या होगा 16 एक्स टू दी पावर 15 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 16। अभी देखो ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे बोला क्या गया है एट एक्स इक्वल टू 0। तो आप ये न्यूमेरेटर यहाँ पे सबके एक्स एक्स है, ये तो सब जीरो होने वाले, इसको सबको भूल जाओ, ये सब जीरो होने वाला है। तो हमें एक्चुअली अभी निकालना है डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। तो एट एक्स इक्वल टू 0 वाई क्या होता है वो फटक से पता कर लो ना। ये 1 प्लस 0 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 1 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1, तो ये तो 1 ही होगा ना। तो y तो 1 हो गया, मतलब नाउ dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू है 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा क्या है 1 बाई 1 प्लस 0 और बाकी मैंने बोला ये तो सब 0 होने वाला है बिकॉज ऑफ द x देयर, है ना। तो हमें ये मिल गया, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 मिली। ये निकालना जरूरी था y, क्योंकि हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई वाई है ना, वो भी तो पुट होना चाहिए वहाँ पे y की वैल्यू। समझ में आ रही है बात, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया, क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, फास्ट सॉल्व करना सीखो ऐसे सम को, जस्ट ऑब्जर्वेशन करो, माइंड में भी कर सकते हैं ये सम। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 72। यहाँ पे फिर से y देके रखा है cos x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x और पूछा गया है व्हाट इज 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। मतलब यहाँ पे y नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये पूरे सेट का वैल्यू निकालना है। 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट उस सेट का वैल्यू हमें निकालना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये भी आप लॉग से आसानी से कर सकते थे। y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x दे के रखा है ना, अप्लाई करो लॉग 1, क्या मिलेगा फिर, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस x प्लस लॉग ऑफ कॉस 4x प्लस लॉग ऑफ कॉस 8x। अभी इसके बाद आपको करना होगा डेरिवेटिव, तब जाके तो ये फॉर्म मिलेगा ना हमें। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें देगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या होगा कॉस एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय कॉस एक्स, फिर से कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन एक्स, चेन रूल होगा यहाँ पे। फिर सिमिलरली यहाँ पे ये तो सब निगेटिव आने वाले, सब कॉस है ना, तो ये क्या होगा देखो यहाँ पे 4x का भी डेरिवेटिव आएगा इंटू 4, तो मैं लिखूँ यहाँ पे -4 साइन 4x अपॉन कॉस 4x। उसी तरह से इसका क्या होगा -8 साइन 8x अपॉन कॉस 8x। समझ में आ गई बात। अभी हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू पाई बाई 4। तो नेक्स्ट लाइन पे इसका वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 निकालने जा रहे हैं, इक्वल टू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है -1/√2, 1/√2 होती है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस है साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे इसलिए -1/√2 लिखी, कॉस की भी वही होती है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना, हम पहला का वैल्यू तो हम लिख देंगे, ठीक है चलेगा लिख देते हैं। दूसरे का देखो -4 टाइम कॉस 4x, ये कॉस 4x की जगह पे क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई बाई 4, ये 4 कैंसिल होगा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये हो जाएगा साइन पाई और डिनोमिनेटर में कॉस पाई। और थर्ड टर्म हमें क्या आने वाला है 8 इंटू पाई बाई 4, मतलब क्या होगा 8 करेंगे, मतलब हमें दे रहा है ये 8 टाइम्स साइन 2 पाई देगा।
अपॉन डिनोमिनेटर में भी कॉस 2 पाई। तो अभी इसका वैल्यू निकालते, देखो ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉस पाई तो -1 है बट साइन पाई 0 ना, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे देखो साइन 2 पाई क्या होता है, साइन n पाई 0, तो न्यूमरेटर 0 तो ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या -1 ही ना। और इसका आंसर हेंस क्या हो गया, ऑप्शन ए। Let's see the question number 73 now. Let f of x be a polynomial function such that f composite f at x is equals to x to the power 4. So what is f dash 1 equal to? Is it 0, 1, 2 and 4? यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से हमें ध्यान देना है कि हमें दिया क्या है, f composite f at x दे के रखा है जो कि x to the power 4। अभी हमारा क्वेश्चन है f dash 1। अभी f dash 1 को मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब आई शैल फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज f of x इक्वल टू। तो वो मैं इजीली यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे क्या देके रखा है, f कंपोजिट f एट x, जो कि क्या है f एट f ऑफ x है। तो अगर ये इस तरह से हो जाए तो तब जाके x टू द पावर 4 देगा ना, मतलब हमारा f ऑफ x क्या रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर रहना चाहिए। सो ये क्लियरली यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है, हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है कि वी हैव टू टेक f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस देन हेंस इम्प्लाई दैट f डैश x इज इक्वल टू 2x। सो देयरफॉर f डैश एट 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 2 एंड हेंस हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करो f कंपोजिट f हमें दिया है x टू द पावर 4, तो हमने प्रॉपरली उसको प्रेडिक्शन करके fx का आंसर किया है। यही वैलिड रहेगा x टू द पावर 4 होने के लिए f कंपोजिट f। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। व्हाट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n वेयर a इज ग्रेटर देन b एंड बोथ आर ग्रेटर देन 1 इक्वल टू। So they asked us, is it the limit -1, 0, 1 और limit does not exist? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपको तो गिवन नोट करना है, इसी को आपको यूज करना है टू इवेल्युएट द लिमिट। बट सबसे पहले यू कैन राइट डाउन दिस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus b to the power n, as taking that a to the power n common from numerator and denominator, you can write down that as 1 plus b by a to the power n एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस बी बाय ए टू द पावर एन। क्या किया मैंने यहाँ पे, ए टू द पावर एन को कॉमन लिया। नाउ यू नोट कि ए इज ग्रेटर देन बी है ना, तो क्या होगा, b बाय ए क्या होगा, लेस देन 1 होगा। एंड वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, दैट व्हेन वी हैव अ क्वांटिटी k, okay, which is less than 1, then limit n tends to infinity, limit n tends to infinity of k to the power n क्या होगा, it will be tending to 0। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ये जो वैल्यू है दैट इज दिस b बाय a टू द पावर n टेंस टू इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर आंसर वुड बी व्हाट, 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 एंड हेंस द राइट चॉइस इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतना सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। Let f of x be 1 plus x by 2k when 0 less than x less than 2 and it is kx when 2 less than equals to x less than 4. If limit of the function exists at x tends to 2, then what is the value of k? सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्लियरली बोला है लिमिट एग्जिस्ट, तो उसका डेफिनेशन लगाओ। लिमिट कब एग्जिस्ट रहता है, व्हेन LHL इज इक्वल्स टू RHL फॉर द गिवन पॉइंट, राइट, x टेंस टू 2। तो यहाँ पे है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x is equals to limit x tends to 2 plus of f of x. Now substitute the given functions for the respective domains. For 2 minus के लिए कौन सा हम फंक्शन चूज करेंगे, this one, right, 1 plus x by 2k वाला, है ना, और राइट हैंड साइड के लिए kx है हमारे पास। सो नाउ इवेल्युएट दिस लिमिट रिस्पेक्टिवली। तो ये दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, x टेंस टू यहाँ पे 2 एट 2 पे हम चेक करें है ना, तो 1 प्लस 2 बाई 2k इक्वल टू क्या होगा, 2k। इसको हमें सॉल्व कर लेना होगा। ये सबसे पहले तो 1 प्लस 1 बाई के इक्वल टू क्या दे रहा है, 2k दे रहा है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन विच वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी 2k स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0 सी, और इसका फैक्टर्स तो आसानी से हमें मिल जा रहे हैं, -2k प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2k क्या कॉमन लेंगे, k माइनस 1, और प्लस 1 कॉमन लेंगे, k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें दे रहा है k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू माइनस हाफ। अभी इसमें से कौन सा चॉइस हमें लेना पड़ेगा, k इक्वल टू 1 या तो k इक्वल टू -1, मतलब d लेना पड़ेगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 76. Consider the following statements in respect of the function f of x, which is mod x minus 1. Here they given two statements. One, fx is continuous at x equal to 1. सेकेंड देके रखा है f of x is differentiable at x equal to 0. देखो फंक्शन fx का डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, mod x माइनस 1. ये फंक्शन क्लियरली क्या है, कॉन्टिन्यूस है, राइट, क्लियरली कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल द रियल एक्स. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो अगर आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, अगर जाना है अप्रोच से मतलब प्रोसेस से, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. आप तो पहले LHL कैलकुलेट कर लो फॉर एक्स टेंडिंग टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, कैसे निकालते हैं आप, लिमिट h टेंस टू 0 लेके हम लिखेंगे f एट 1 माइनस h लिखेंगे, क्योंकि एट x टेंस टू 1 पे निकालना है. तो ये क्या देगा हमें, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1. तो ये क्या आ रहा है, देखो 1 माइनस 1 0 आ रहा. LHL RHL भी इसी तरह से हम कैलकुलेट कर ले सकते हैं यहाँ पे. तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कैसे लिखेंगे हम, ये हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 लेके f एट 1 प्लस h लिखेंगे. तो ये भी क्या होगा, मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, ये भी क्या होगा, 0 ही होगा. तो LHL RHL both are equal. Moreover, moreover, what we can note here that also we can see that f at 1 क्या है, it is mod of 1 minus 1 equal to 0. So this implies that LHL equal to RHL equal to f at 1. मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 1. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है. अभी दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं हम. तो सेकेंड स्टेटमेंट के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आप क्या करो, और वो भी कहाँ पे चेक करनी है, एक्स इक्वल टू 0 पे. तो फंक्शन को डिफाइन कर लो फटक से. मॉड एक्स एक्स माइनस 1 कब रहेगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इट विल बी एक्स माइनस एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0. मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, ये मॉड एक्स का आपको पता है ना, जब एक्स पॉजिटिव रहता है या तो 0 रहता है तो ये एक्स रहेगा, और ये माइनस एक्स रहेगा जब एक्स निगेटिव रहेगा. तो ये फंक्शन हो गया. आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट 0. तो आप क्या करो, डेरिवेटिव निकाल लो. एफ डैश एक्स लिख दो, इसका 1 आएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आ रहा है माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0. तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी. एल एच डी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. आर एच डी क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 है यहाँ पे, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो नॉट इक्वल है. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ क्या, नहीं. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. ये है शॉर्टकट अप्रोच टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, है ना. तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 77. If f of x is box of x upon mod x where x is non-zero and this box represents what, the greatest integer function जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, then what is the right hand limit of f of x at x equal to 1. क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1. तो इसको पहले फॉर्मुलेट कर लो, इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस निकालना है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. बट ये डेफिनेशन के हिसाब से हम एच का डेफिनेशन लगाएंगे, इधर क्या होता है 1 प्लस, मतलब ये होगा एफ ऑफ 1 प्लस सर्टन एच अमाउंट, वी आर कैलकुलेटिंग द लिमिट. तो ये जस्ट कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर, है ना. तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच लगाओ यहाँ पे. ये क्या होगा, बॉक्स ऑफ 1 प्लस एच अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस एच. अभी बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और एच क्या है, एच एच अपना क्या है, स्मॉल नंबर, राइट, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. तो 1 प्लस का लोएस्ट इंटीजर, ये जी आई फंक्शन का वैल्यू 1 ही रहेगा ना, तो वो तो 1 ही लेने वाला. तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन 1 आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट होगी, 1 प्लस 0, मॉड ऑफ 1 इज 1, तो 1 अपॉन 1, ये तो 1 ही हो गया, है ना. तो हमें तो डायरेक्टली मिल गया, इसका आंसर क्या मिला, ऑप्शन सी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके इसका आंसर मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 78. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. f of x is equals to sin of 1 by x square when x is non-zero. अभी पूछा क्या गया है, इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इफ f ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये हमें चेक करना है. और सेकेंड स्टेटमेंट बोला इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 बाई रूट पाई. देखते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. तो हमें ये फंक्शन को थोड़ा अच्छे से समझना है. यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एक्स इज नॉन जीरो. तो अगर एक्स इज नॉन जीरो है,
ओके, एक्स इज नॉन जीरो है, आपको पता है ये एक्स स्क्वायर क्या है, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर. ओके, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, साइन ऑफ पॉजिटिव would be a positive, right? Sign of that number can be any real number, but you know that that real number maximum, the range of the sign, we know that it is, you know this very well, that the sign of the angle a lies between -1 to 1. तो अभी बेसिकली ये क्या होगा, ये जो साइन ऑफ 1/x² है फॉर x नॉन जीरो के लिए, ये वैल्यू विल बी सर्टन बिटवीन दिस इंटरवल -1 to 1, राइट? ये जीरो ही होगी क्या, हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते. इसका LHL और RHL अगर आप निकालने जाओगे क्या होगा, देखो, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस में अगर निकालने जाऊंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, लिमिट x h टेंस टू जीरो लेके f एट जीरो माइनस h निकालूंगी. तो ये मुझे क्या देगा, देखो यहाँ पे, ये मुझे देगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ऑफ, क्या देगा, 1 माइनस एच स्क्वेयर. ठीक है, माइनस एच स्क्वेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ माइनस एच ना, माइनस एच का स्क्वायर, मतलब ये ऐसे ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस एच है ये एक्स की जगह पे पुट हो रहा है ना. एफ ऑफ माइनस एच निकाले तो 1/-माइनस एच का स्क्वायर. तो ये एक्चुअली क्या होगा, आगे की लाइन पे लिखते, तो हमें LHL मिल रहा है. LHL क्या मिल रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ साइन ऑफ 1/h². और RHL क्या होगा, फटक से निकाल लेते, ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ एफ एट जीरो प्लस एच. तो ये क्या होना चाहिए, ये देख लेते हैं हम, ये होना चाहिए लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ साइन ऑफ 1/h². तो दोनों तो सेम ही आ रहे हैं लगभग, है ना, ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं. तो ये वेरी क्लोज क्लोज वैल्यूज है, बट ये जीरो लेंगे क्या, ये जीरो नहीं लेंगे. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, LHL इक्वल टू RHL दो, बट दे आर नॉट इक्वल टू एफ एट जीरो. एफ एट जीरो क्या है, जीरो है. और ये हमेशा ये यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी सेम आ रही, 1/sin of 1/h², यहाँ पे भी sin of 1/h², दे आर वेरी 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 क्लोज टू इक्वल, LHL RHL. बट उन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ जीरो के बराबर नहीं है ना, है क्या, जीरो के बराबर नहीं, h इज टेंडिंग टू जीरो. तो ये क्या है, ये सर्टन वेरी नंबर, रियल नंबर है जिसको हम नहीं डिटरमाइन कर सकते. बट उसका जो रेंज वैल्यू आपको पता है, साइन का रेंज वैल्यू है, तो विद इन इंटरवल में ही पड़ता है, -1 to 1 के क्लोज इंटरवल में. बट वो जीरो नहीं है, ये हम डेफिनेटली बोल सकते. तो इसीलिए ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू LHL RHL, देयरफॉर ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है, द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो. ये बात तय है. तो अभी देख लेते हैं, इज इट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2/√π. ये इस पे कॉन्टिन्यूस हो सकता है क्या, इस पे ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है. यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको ये जो 1/x², ये तो डिफाइन है ना इसके लिए, है ना. तो अगर आप चाहे तो इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं. देखो, हमारे पास दिया गया एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ 1/x². ठीक है, तो ये क्या होगा, एट 2/√π, ये निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, साइन ऑफ 1/4/π. तो ये π/4 है, तो एक्चुअली साइन ऑफ π/4 है. दिस वैल्यू साइन ऑफ π/4 इज 1/√2. ठीक है, तो अभी इसका LHL हम लोग फटक से निकाल लेते हैं. तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, माइनस में निकाल रही हूँ, है ना, LHL लिखने जा रही हूँ. तो यहाँ पे LHL के लिए हम क्या लेंगे, 2/√π माइनस सर्टन h लेंगे, है ना. तो आगे के लाइन पे इसको लिखते हैं हम. तो यहाँ पे हमें देखो क्या मिल रहा है, बेसिकली हमें LHL मिल रहा है, फिर लिमिट h टेंस टू जीरो, ओके, एफ ऑफ 2/√π माइनस h, मतलब ये हम निकालेंगे साइन ऑफ 1/2/√π माइनस h, दी स्क्वायर है यहाँ पे, है ना. तो h की वैल्यू जीरो, तो ये भी क्या हो रहा है, ये अल्टीमेटली साइन ऑफ π/4 ही हो रहा है, ये भी क्या है, 1/√2 है. RHL भी निकाल लो, RHL भी इस तरह से आएगा, मैं यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन ऑफ 1/2/√π प्लस h के फॉर्म में ले रहा, है ना. तो ये भी h यहाँ पे फिर भी जीरो पुट हो रहा, तो वो भी वही क्या हो जा रहा, साइन ऑफ π/4 ही हो जा रहा. ये भी क्या है, 1/√2. तो सब इक्वल है कि नहीं, इसीलिए मैं बोल रही थी कि f इज कॉन्टिन्यूस, एट x इक्वल टू 2/√π. तो बेसिकली अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है ये जीरो है. और बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन एफ ऑफ जीरो, एट जीरो पे ये डेफिनेटली
कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, बट इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर अदर देन जीरो। बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, हिंट आपको मिल गई होगी ऑलरेडी कि 1/x² इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो ये कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं आती, क्योंकि लिमिट वहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आता है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये अभी साइन ऑफ 1/x², ये पूरा फॉर्म ऑफ फंक्शन with this definition f at 0 equal to 0 is not continuous at 0 but it is continuous at 2 by root pi। तो इसमें करेक्ट क्या है, सेकंड वाला करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहना चाहिए इसका, यस द ऑप्शन इज बी, राइट। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन x डिफाइन ऑन एंटायर रियल लाइन। ऐसे फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, आपको पेरेंट फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स, उसका रेंज आपको पता है, उससे उसको पकड़ के इसका रेंज हम निकालेंगे। हमें पता है क्या कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अभी आपको क्या चाहिए, माइनस साइन एक्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय -1 करो, मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या होगा, ये +1, साइन चेंज हो जाती है, आपको पता है व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, है ना। अभी क्या मल्टीप्लाई कर लिया माइनस से, अभी क्या चाहिए हमें, +1 चाहिए। सो ऐड 1 ऑल द साइड, तो ये होगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 1 ऐड किया तो 0। इसको रीराइट करो, कैसे लिखेंगे इनइक्वालिटी को, ये 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। और ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है, रेंज इज 1 माइनस साइन एक्स का रेंज हमें मिल गया, इट्स क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो ये देके रखा है ऑप्शन बी में, तो बी इज द चॉइस, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 80th क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द tangent ऑफ द कर्व y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x एट x इक्वल टू -π/4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखो स्लोप ऑफ द tangent क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, है ना। स्लोप ऑफ द tangent आपने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा है डेरिवेटिव का, dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, द स्लोप ऑफ tangent टू कर्व, ओके एट इंडिकेटेड पॉइंट पे निकालना है। पर सबसे पहले तो dy/dx देख लो, सिंस y इज दिस, हमें यहाँ पे dy/dx क्या मिल रहा है, dy/dx हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा। क्यों पता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, cos इनवर्स ऑफ cos x इज x ओनली। तो यहाँ पे y इक्वल टू x है, तो dy/dx इज 1, तो ये तो कांस्टेंट है फॉर एनी इंडिकेटेड पॉइंट, कुछ भी दे दे वो, ये इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इससे हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक के सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू share as much as you can these all solved paper solutions so that everybody can understand the detailed explanations and try to discover the solution themselves too, to attempt in easiest manner in their upcoming NDA written examination. Do subscribe to my YouTube channel and suggest your friends and near and dear also, so that they also keep getting the needful content they are desiring for. And you can also follow me on social media platform like Twitter, Telegram and Instagram, so that you will be getting the regular updates regarding my channel Maths and Matrix. So stay tuned with this channel guys, I'll be meeting you in my next video wherein I would come up with the remaining questions of the NDA 2 2021 set a paper.